हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर यूनिट नंबर 5 प्रकाश रसायन फोटो केमिस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको नाम से कुछ बात बताने वाला हूँ प्रकाश रसायन के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है। तो प्रकाश रसायन जिसमें नाम से लग रहा है कि यहाँ पे प्रकाश का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है रासायनिक क्रियाओं में। जो भी अपने प्रकृति में रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कृत्रिम रूप से प्रैक्टिकल रूप से हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कराना चाहते हैं, तो उसमें हम लोगों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो इस प्रकार के जो भौतिक रसायन की एक शाखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रसायन कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग पढ़ते हैं रसायन। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं रसायन। रसायन की 3 भाग होते हैं जो कि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रसायन की 3 शाखा होती है। एक होता है अपने पास ये कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, और एक होता है अपना कार्बनिक रसायन। ठीक, कार्बनिक रसायन, और एक होता है अपना भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। तो हम लोग भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो ये भी बात को याद रखना है कि भौतिक रसायन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमेशा प्रकाश रसायन को पढ़ा जाता है। प्रकाश रसायन फोटो केमिस्ट्री से कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हो कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना प्रकाश या प्रकाश से संबंधित होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रसायन कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रकाश रसायन को अगर अच्छे से समझना है, ठीक है, इसका मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हो, बायोलॉजी में आप पढ़ते भी हो कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियाँ होती हैं वो क्या करता है, क्लोरोफिल उसकी जो होती है वो क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करती है, और प्रकाश को अवशोषित करके क्या करती है, पानी के माध्यम से पानी को अवशोषित करके वो अपने लिए क्या करती है, खाना बनाती है, खाना तैयार करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, मुक्त करती है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, और इसका अभिक्रिया का जैसा अध्ययन हम जहाँ करते हैं उसको हम लोग प्रकाश रसायन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग प्रकाश को समझते हैं। ठीक है, प्रकाश को, ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने सूर्य के प्रकाश को समझते हैं, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि अब मैं इसे छोटी सी कहानी बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण या विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है। इसको बताया गया था एक साइंटिस्ट ने, मैक्सवेल नाम की कहानी बताता हूँ। मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट है, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने ये बोला था कि अपनी जो प्रकाश है सूर्य के प्रकाश, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे अक्ष ले रहा हूँ, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष मान लो, ये जेड अक्ष मान लो। ठीक है, थोड़ा एक्स अक्ष को बड़ा बनाता हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 अक्ष ले रहा हूँ। एक्स अक्ष में इधर इस दिशा में मैं चुंबकीय क्षेत्र सॉरी विद्युत क्षेत्र ई को ले रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र को हम लोग किसे व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र को ई से, विद्युत क्षेत्र ई से। और जेड अक्ष में मैं लेता हूँ बी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। कि दोनों सदिश राशि होती है, ये भी याद है, थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और एक्स अक्ष में यहाँ पे बताने वाला हूँ एक तरंग संचरण की दिशा है, क्योंकि अपना सूर्य का प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ऐसा करके जो बताया था, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऐसे भी बोल सकते हैं विकिरण। विकिरण नहीं बोलना चाहते तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं तरंग। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट, EMW, यानी कि हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इस प्रकार से। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, जो कि बहुत ही फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि सूर्य का प्रकाश जो है वो 2 क्षेत्रों से मिलकर बनी हुई है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और उसकी एक तरंग बनती है जो कि इधर गति करती है एक्स अक्ष में। इसको हम बोलेंगे तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण। तरंग जो है संचरित होती है, तरंग संचरण की दिशा। इसका संचरण जो होता है वो किसी भी माध्यम में हो सकती है, जैसे कि अंतरिक्ष यानी निर्वात में, हवा में, जल में, और ठोस यानी कि जैसे कि कांच में। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वाकई में आपका विद्युत चुंबकीय तरंग यानी सूर्य के प्रकाश वाकई में अपने पृथ्वी पर आता कैसे है, सीधी चलती है। इतना अभी तक पता है कि हमें सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधी चलती है, इस प्रकार से चलती है। ठीक है, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि ये जो है वो तरंगों से मिलकर बनी हुई है, वो भी विद्युत क्षेत्र के तरंग और चुंबकीय क्षेत्र के तरंगों से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। मैं वाई अक्ष में मैंने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिया है, तो मैं विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ बनाने जा रहा हूँ, इस प्रकार का, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया अपना, समझ लेना यही क्या है, अपना विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की बना दिया मैं यहाँ पे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, याद रखना ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं होती है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगला क्षेत्र बनाता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र का तरंग बनाता हूँ। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का तरंग कुछ इस प्रकार का रहता है।
ठीक है। तो मैं इसको एक उसी प्रकार का दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा अलग तरह से बनाते हैं। इस प्रकार से तो अपने को लग रहा है कि जो अपना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो ये जो तरंग बनी है, जो कि इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, वो आपको ऐसा लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवत गति कर रही है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी लंबवत गति कर रही है, ऐसे करके, ठीक है। यानी एक प्रकार से एक दूसरे की क्या है, ये लंबवत है। अगर मैं दोनों के बीच का कोण बोलूँ, इन दोनों के बीच का कोण, यहाँ पे कोण बन रहा होगा, यहाँ पे जो कोई कोण बन रहा होगा, वो कोण जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप बोल सकते हो। और ये तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। अतः विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का जो परिभाषा होने वाला वो इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है, कि वे तरंग जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से मिलकर बनी होती हैं तथा जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इस प्रकार के तरंग या विकिरण को विद्युत चुम्बकीय विकिरण या तरंग कहते हैं, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश अपना बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया था, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगला टॉपिक डालता हूँ, मैं इधर को मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले हिस्से को, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं EMW। मैं अब विद्युत चुम्बकीय तरंग को EMW बोल रहा हूँ, तो EMW के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुण या फिर इसको बोलते हैं अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, अभिलक्षण, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ठीक है, कि पहला गुण जो है इसकी परिभाषा में जैसे मैंने आपको बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, नाम से स्पष्ट है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती हैं। ये क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। ऐसा करके आपको बोलना है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया परिभाषा को देख करके। दूसरा बात आपको ये बोलना है, ठीक है, आप इसकी स्पीड बता दो, इसकी गति बता दो, ठीक है। तो इसकी जो गति होती है निर्वात में, आपको निर्वात वाला ही बताऊंगा आपको। इसकी गति, किसकी गति, विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी EMW की जो गति होती है, EMW की निर्वात में चाल, ऐसे समझ सकते हैं, निर्वात में जो चाल होती है जिसको C से इंटू करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको अगर आप किलोमीटर में बदलते हो तो ये बन जाता है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या होती है, अपना विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी सूर्य का प्रकाश अपनी पृथ्वी पर आपतित होती है, ठीक है। ये आपको दूसरी बात बतानी है, ठीक है, यानी इसकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर है, ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि इसका जो चलना होता है, संचरण, तरंग संचरण, इसका जो संचरण होता है वो किसी माध्यम में हो सकती है। जैसे कि कौन कौन से माध्यम, ठीक है, अगर मैं माध्यम की बात कर रहा हूँ तो आपको माध्यम याद रखना है निर्वात, जहाँ पे हवा नहीं होता, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं, है ना, गैस हो सकता है, ठीक है, जो अपना वायुमंडल है, ठीक है, उसके बाद द्रव यानी पानी हो सकता है, ठोस यानी कि समझ लो कांच हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 माध्यम होते हैं, ठीक है, ठीक है। इन चारों माध्यम में क्या होती है, ये संचरित होती है, यानी इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, या फिर ऐसा बोल सकते हो इसके संचरण के लिए कोई माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये बात याद रखनी है, ठीक है। चौथी बात ये है कि लेकिन इसकी जो गति होती है वो माध्यम पर निर्भर करती है। गति कैसे निर्भर करेगी, जैसे अंतरिक्ष से आ रही है तो यानी निर्वात से आ रही है तो उसकी स्पीड इतनी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हो सकता है कि जैसे ही अगर वो वायुमंडल में आती है, अपने पृथ्वी पर आती है तो क्या होती है, वायुमंडल के कणों से टकरा करके उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। द्रव में जाएगा तो द्रव कण थोड़े और बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से देखा जाए तो सघन टाइप के होते हैं, तो उसमें घुसने में दिक्कत आती है उसको, तो इसका मतलब उसकी स्पीड और कम हो जाएगा, और कांच में तो और भी ज़्यादा हो जाएगा कम। अर्थात बोल सकते हो कि निर्वात में इसकी जो गति होती है सबसे तेज होती है, और ठोस में यानी जैसे कांच में इसकी गति जो है सबसे मंद या धीमी होती है। ये आपको याद रखना है, इसकी गति जो है वो माध्यम पर निर्भर करती है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। और अब मैं 5वीं बात बताता हूँ, 5वीं बात यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। 5वीं बात ये है कि देखो, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग पर 3 घटनाएं हम लोग देखने को मिलती हैं। जब किसी पदार्थ पर आपतित होती है, 3 घटनाओं की संभावना होती है, ठीक है। जैसे आपतित हुआ, एक वर्णी प्रकाश ले रहा हूँ तो या तो कुछ प्रकाश इसके अंदर चले गए, ठीक है, मान लो बहुत सारे 100 प्रकाश आ रहे हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, तो 100 प्रकाश में से कुछ प्रकाश जो है वो इसके अंदर अवशोषित हो गई, यानी अवशोषण की घटना होगी। पहला हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण की घटना होगी, अवशोषण, हाँ ठीक, अवशोषण। दूसरा क्या है, इस सारी कुछ किरणें क्या हो जाती है, बाहर निकल सकती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पारगमन, ठीक है, क्या बोलते हैं,
पारगमन बोलते हैं, ठीक है, पारगमन, ठीक है। और कुछ प्रकार से होते हैं जो क्या हो सकती है, प्रवर्तित हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तन, ठीक है, इस प्रकार से। तो मुख्य रूप से इसमें 3 घटनाएं देखने को मिल ही जाती है, अवशोषण, परागमन और परावर्तन। इसको छोड़कर छठी बात अगर लिखोगे तो अपवर्तन देखने को मिलता है। अपवर्तन यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है अपवर्तन की घटना प्रदर्शित करती है। ध्रुवण वर्ण कभी आपने सुना होगा, ध्रुवण, ठीक है, विवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ये सब घटनाएं, ठीक है। और अपने पास आता है व्यतिकरण, व्यतिकरण, ठीक है, प्रकीर्णन। तो ऐसे करके कई घटनाएं इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये इसके गुण हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके गुण बता सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो गुण है ये आप ये बता सकते हो कि ये जो आपके पास विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करती रहती है, ऊर्जा का उत्सर्जन भी इसमें होता रहता है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि इसके कई गुण होते हैं, जो कि मैंने आपको मुख्य गुण आपको बता दिया है। तो आपके सिलेबस में यही था कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होते हैं, उनके अभिलक्षण या गुणों को समझाइए। अब प्रकाश रसायन क्या होता है मैं आपको पहले बता दिया हूँ, आपको परिचय दे चुका हूँ। तो अब प्रकाश के बारे में समझ चुके हैं कि प्रकाश अपना कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।